माइक चेक। वॉइस नहीं आ रही है, संजना कह रही है। एक बार वॉइस चेक करो ना बेटा, माइक अभी तक बंद था, अभी चालू किया है मैंने माइक। आवाज आ रही है या नहीं, चेक करो प्लीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माइक चेक। आवाज आ रही है ना? आ रही है ना आवाज? सही है एकदम। ओके चलो फिर, कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था सब्जेक्ट का कि आपको क्या सारे टॉपिक्स है अभी सीए इंटर की जर्नी में और उनका क्या क्या वेटेज है, वो सब आपने अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया था। सब्जेक्ट का क्या नाम है बोलो तो? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, है ना, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ है और अदर लॉज है। कॉर्पोरेट लॉ हमारा 70 मार्क्स का है, जिसमें कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट है, और अदर लॉज में आप लोगों को 3 एक्ट है, फेमा, जीसीए एंड आईओएस, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यस और नो गाइस? यस। चलो आज फिर हम लोग सिलेबस की शुरुआत करते हैं, और बिकॉज दिस इज अ प्री रिजल्ट बैच, हम लोग थोड़े से इजी टॉपिक्स को ही लेते हैं, और एक्चुअल तो आप लोग उड़ना चालू करोगे आफ्टर द रिजल्ट एंड द बैच जब ऑफिशियली शुरू होएगा तब से, है ना। अब बस आपका ये प्री रिजल्ट से पोस्ट रिजल्ट की जो जर्नी है, यहां पे हम क्या करते हैं, कंपनीज एक्ट के सारे बेसिक प्रोविजंस जो है ना वो हम कर लेते हैं रिवाइज के साथ साथ जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं शायद उनके लिए पहली बार लर्न करना होगा, तो वो चीजें हम कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटर, दोनों का भी पार्ट है। फाउंडेशन में आपको ये टॉपिक्स थे और इंटर में ये टॉपिक्स आपको वापस रिपीट हुए हैं, बट फाउंडेशन में क्वेश्चंस मोस्टली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इंटर में जो पूछे जाते हैं ना ये टॉपिक्स में आर एमसीक्यू बेस्ड, एक एक दो दो मार्क के, बट उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंचुअली सारे एमसीक्यूज मिला के 30 मार्क्स के हमारे नंबर बनते हैं, है ना। तो हम शुरू करने वाले हैं विथ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। Okay. The Companies Act 2013. The Companies Act 2013. कंपनी ये वर्ड की जब हम डेफिनेशन देखते हैं ना अंडर द एक्ट, ओके, एक्ट में कंपनी ये वर्ड की डेफिनेशन कुछ ऐसे है, देखो आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा। इट सेज अ कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. तो ये डेफिनेशन को पढ़ के कब बोलोगे तुम लोग? कब बोला? अभी देखिए, स्क्रीन अभी विजिबल है, चेक कर लेना। देखो तो लॉ मेकर कहते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी, हाँ ओके, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बट आप बताओ ये डेफिनेशन देख के क्या आपको अंदाज आता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? नहीं। इसलिए यूजुअली हम क्या करते हैं, कंपनी के फीचर्स देखते हैं, कंपनी के फीचर्स देखते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फीचर्स है हम कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंपनी। देखो जैसे अगर मैं आपको कहती हूं डिफाइन अ मोबाइल फोन, डिफाइन अ मोबाइल फोन, डिफाइन कर पाओगे मोबाइल फोन को? कोशिश करो। अ मोबाइल फोन इज अ डिवाइस जिससे आप कॉल कर सकते हो, बट दैट इज नॉट डेफिनेशन, आपने फीचर ही बताया है, वो डेफिनेशन नहीं होगा, ये फीचर ही होगा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप किसी से बात कर सकते हो।
कोशिश करो ना मोबाइल फोन को डिफाइन करने की, आपके मन में फीचर्स ही आएंगे। देखो आप यूट्यूब देख सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। व्हाट इज ऑल दिस? फीचर ओनली, इट्स नॉट एक्चुअली द डेफिनेशन। वही दिक्कत हो जाती है, इस मोबाइल फोन को डिफाइन करना लिटरली इट्स इम्पॉसिबल। आप गैजेट वैजेट बोल सकते हो डेफिनेशन में, दैट दिस इज अ गैजेट, बट गैजेट में तो फिर कितनी चीजें आ जाती है। रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो अ गैजेट, फ्रिज, टेलीविजन, ये सारी चीजें गैजेट्स ही है। तो गैजेट में तो कितनी सारी चीजें आ जाती है, तो डिफाइन करना उस शब्द को बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे ही जब लॉ मेकर बैठे थे ना टू डिफाइन द वर्ड कंपनी, उनको भी बहुत डिफिकल्टी अराइज हुई टू डिफाइन द वर्ड कंपनी, इसलिए उन्होंने डिफाइन ही नहीं करा। कहा कंपनी मतलब कंपनी, मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल मतलब मोबाइल, बोल नहीं सकते मोबाइल मतलब मोबाइल, बस दैट्स इट। बट नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट अ कंपनी इज, और जैसे मेरे एग्जाम्पल में टू अंडरस्टैंड व्हाट अ मोबाइल इज, वी अंडरस्टैंड इट थ्रू इट्स फीचर्स। हम कहते हैं ऐसा डिवाइस जिससे आप किसी को कॉल मिला सकते हो, किसी का कॉल रिसीव कर सकते हो, किसी को मैसेज दे सकते हो, किसी का मैसेज रिसीव कर सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, अलार्म क्लॉक पे अलार्म सेट कर सकते हो, टाइम देख सकते हो, कैलेंडर देख सकते हो, पैसे ले सकते हो, दे सकते हो थ्रू ई वॉलेट्स, यूट्यूब का एक्सेस मिल जाता है, वीडियो सॉन्ग सुन सकते हो, देख सकते हो, मूवीज देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो डिवाइस पे आप करते हो, ये डिवाइस को हम कहते हैं एज अ मोबाइल, जिसको आप पोर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज वायरलेस। तो हमने क्या किया, उसके फीचर्स बताया। ये सारे फीचर्स जो डिवाइस में है, वो डिवाइस हमारा मोबाइल है। तो डिवाइस तो कह दिया पहले, बट कहा ये डिवाइस में पोर्टेबिलिटी होना जरूरी है, वीडियोस देख सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज रिसीव कर सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो, और फिर इवेंचुअली एंड में कहोगे ये सारे फीचर्स जो डिवाइस में है, वो फीचर मतलब वो डिवाइस विल बी कॉल्ड एज अ मोबाइल फोन। वैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफाइन किया है कंपनी को। कहा है कंपनी इज अ कंपनी, कंपनी इज अ कंपनी, बट इसी कंपनी को समझने के लिए हमने समझे है उसके फीचर्स। हमने क्या समझा है? उसके फीचर्स। और ये सारे फीचर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं एज अ कंपनी। ये सारे फीचर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं एज अ कंपनी। कुछ फीचर्स आप बता सकते हो? हाँ, क्लैप्स, वेरी गुड, जो आपने फाउंडेशन में किया था। तो ये तो 5 आना ही चाहिए, बट इंटर लेवल में 10 है क्योंकि इट्स द नेक्स्ट लेवल। तो बताओ ना, सिर्फ क्लैप्स मत बताओ। ओके, 1, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक काम करती हूँ, मैं नोट डाउन करती हूँ, जो जो आप कह रहे हो ना मैं नोट डाउन करती हूँ, और बाकी के सारे पॉइंट्स जो एडिशनल है फिर मैं आपको सिखाती हूँ। जवाब दो आप लोग, फटाफट आप लोगों को जवाब देना। देयर इज नथिंग न्यू इन टुडेज सेशन दैट आई एम गोइंग टू टीच ऑल। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है पिछले सेशन का, जो आपने फाउंडेशन में किया है। हाँ, तो सबसे पहले तो किसी का जवाब आया आर्टिफिशियल पर्सन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक 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 पढ़ा दूं क्या मैं? आर्टिफिशियल पर्सन, कितनी वाहियात राइटिंग है। इस क्लासरूम में कुछ अर्थिंग का इशू है। ये देखो, अपने आप आ जाता है वो, मैं लाइन नहीं मार रही हूं। छोड़ो अभी, क्या ये यार, एक शब्द भी नहीं लिख पा रही हूँ ठीक से। यहाँ पे लिखो, ऐसा ही हो रहा है। लास्ट ट्राई कर रही हूँ मैं।
क्या कल भी हो रहा था क्या? सभी लेक्चर्स में हो रहा है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरे फैकल्टीज ने लिखा नहीं होगा। हाँ फाइनली। सो देखो, एक आपने कहा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? देखो, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी. कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. ओके, इट्स अ प्रोसेस अंडर लॉ थ्रू विच यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. प्रोसेस के थ्रू कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, प्रोसेस के थ्रू कंपनी पैदा होती है. उसका एग्जिस्टेंस आपके और मेरे जैसा नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है. बट इट इज अ पर्सन दैट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ. इट्स नॉट फिक्टिशियस. फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक. कंपनीज काल्पनिक नहीं होती. काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नहीं होती है. कंपनीज तो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है. आप देख रहे हो रिलायंस कितना दौड़ रहा है, इंफोसिस, एमआरएफ, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती है इन रियलिटी. बट उनका एग्जिस्टेंस बस नेचुरल नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस कैसा है? आर्टिफिशियल है. सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट एग्जिस्ट in the eyes of law. In fact, it is created by law and it can only be dissolved by law. It is created by law and it can only be dissolved by law. So the first feature of a company is that it is an artificial person. ये आप लोग कह रहे हो, point number 1. Next, किसी का और कुछ जवाब आया था? Separate legal entity. Very good. So the second point is that it is a separate legal entity. It is a separate legal entity. ये पॉइंट क्या कहता है? कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है एंड इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स. देखो, आप लोगों ने फाउंडेशन में पार्टनरशिप एक्ट किया है. वर्चुअल किड्स जवाब दो, पार्टनरशिप एक्ट किया है या नहीं? पार्टनरशिप एक्ट में आप लोगों ने क्या कहा था? पार्टनर्स ही फर्म होते हैं और फर्म ही पार्टनर्स होते हैं. दोनों में सेपरेट आइडेंटिटी है ही नहीं, दोनों एक ही है. बट इसी का ऑपोजिट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग होते हैं. कंपनी अलग और उसके डायरेक्टर्स जो है वो अलग होते हैं. इनफैक्ट कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है इन द आईज ऑफ लॉ. कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी है इन द आईज ऑफ लॉ, जो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द डायरेक्टर्स हु आर मैनेजिंग द कंपनी, और डिफरेंट है इवन फ्रॉम द मेंबर्स हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. कल कुछ भी काम करती है कंपनी तो हम ये नहीं कहते ये काम तो मेंबर ने किया है या ये काम तो डायरेक्टर ने किया है. हम कहते हैं कि कंपनी ने ही ये काम किया है. कल जाके इंफोसिस डिविडेंड डिक्लेयर करता है या कल जाके रिलायंस ने मीटिंग बुलाई, हम ये नहीं कहेगा मुकेश जी ने मीटिंग बुलाई है. हाँ, हमारी लैंग्वेज भी देखो, हम कहते हैं रिलायंस की मीटिंग है. या सपोज अगर आपका भाई रिलायंस में काम करता है, हम वो ये नहीं कहता मैं मुकेश जी के लिए काम करता हूं, वो यही कहता है आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ इंफोसिस, आई वर्क फॉर टाटा मोटर्स. कि रतन टाटा कहते हैं? नहीं, हम कहते हैं आई वर्क फॉर टाटा मोटर्स. कंपनी अलग, उसके डायरेक्टर्स अलग है. कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग होते हैं. कंपनी की अपनी होती है एक सेपरेट आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ. यस और नो गाइस? श्योर? 100%. सो कंपनी इज अ
separate person in the eyes of law, separate from its members and separate from its directors. इसमें हमने एक बहुत फेमस केस लॉ भी किया था बचपन में, फाउंडेशन में, कुछ याद है? सैलमन, वेरी गुड, वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. डिस्कस करूं क्या वो केस? भूल गए क्या थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो उसमें आपने नहीं, उस लिफ्टिंग में नहीं किया था आपने, सेपरेट लीगल स्टेटस में ही देखा था, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट वही हुआ था, सैलमन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी दैट ही हैज इनकॉर्पोरेटेड. वही डिसीजन आया था. बता देती हूँ, याद नहीं आप लोगों को, आपके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है. बताती हूँ, डोंट वरी. करते, सब करते. ये देखो, ये वाला केस देखो. इस केस में हुआ क्या था? देयर वाज अ पर्सन नेम मिस्टर सैलमन. ओके, एंड दिस मिस्टर सैलमन was carrying on the business of manufacturing boots as a sole proprietor. boots manufacture कर रहे थे वो भी as a sole proprietor. बाद में what he did is he incorporated a company, a public company. Which company? और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? 7 लोग. क्या अकेले मिस्टर सैलमन पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे? नहीं. कम से कम कितने लोग लगेंगे? तो क्या किया सैलमन ने? सैलमन खुद along with his wife, he had a daughter and he had 4 sons. अपनी फैमिली का पूरा सदुपयोग किया, 7 लोग, और 7 लोगों ने मिलकर इनकॉर्पोरेट कर दी एक कंपनी. कंपनी इन द नेम ऑफ सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. 7 मेंबर्स लगते हैं और डायरेक्टर्स कितने लगते हैं? 3. तो सैलमन खुद along with his 2 sons also became the directors of the company. और ऐसे करके कंपनी हो गई इनकॉर्पोरेट. और इसी कंपनी ने सैलमन का जो सोल प्रोप्राइटरीशिप का बिजनेस था ना, बूट्स बनाने का, उसको टेक ओवर कर लिया. उसको क्या कर लिया? टेक ओवर कर दिया. मतलब द सोल प्रोप्राइटरीशिप बिजनेस वाज सोल्ड टू द कंपनी. मतलब अब कंपनी बूट्स को मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस कर रही है. सही या गलत? अरे बोलो ना. तो अब देखो, सैलमन along with his 2 sons also became the directors of the company. ऐसे करके ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. कुछ समय तक कंपनी ने अपना बिजनेस चलाया. कंपनी को और पैसों की जरूरत थी. कंपनी को और पैसों की जरूरत थी. तो कंपनी ने क्या किया? डिबेंचर्स इशू किया. आपको पता है डिबेंचर्स क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ डेट सिक्योरिटी. ओके, तो कंपनी ने क्या इशू किए? डिबेंचर्स. क्या इशू किए? और डिबेंचर्स किसने खरीदे? सारे के सारे डिबेंचर्स खरीद लिए सैलमन ने. मिस्टर सैलमन खुद ने डिबेंचर्स खरीद लिए. मतलब अब मिस्टर सैलमन कंपनी के मेंबर है, मेंबर, कंपनी के डायरेक्टर भी है, और अब कंपनी के क्रेडिटर भी बन गए. क्या एक पर्सन मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता है? आप बोलो. क्या आप किसी के डॉटर हो? क्या आप किसी के डॉटर हो? आप क्या किसी के सिस्टर हो? क्या आप किसी के फ्रेंड हो? क्या आप किसी के गर्लफ्रेंड हो? नेशनल टेलीविजन पे नहीं कह सकते मैम, तो ठीक है. जो भी है, आप क्या मल्टीपल रोल्स तो प्ले कर ही रहे हो. किसी की डॉटर हो, सिस्टर हो, और फ्रेंड तो हो ही, स्टूडेंट भी है, ठीक है, एक ही इंसान हो ना आप, बट क्या मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हो? कर रहे हो तो कर सकते हो ना. वैसे ही सैलमन भी कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का मेंबर भी है, और कंपनी का क्रेडिटर भी है. अ पर्सन कैन प्ले मल्टीपल रोल्स. इट्स पॉसिबल, इवन लीगली इट इज पॉसिबल. कोई कंपनी के आप डायरेक्टर और मेंबर दोनों हो सकते हो. स्वप्निल सर जो है एसपीसी के डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है. सच में. आई एम जस्ट अ मेंबर, आई एम नॉट द डायरेक्टर. वो मेरी चॉइस है. आई डोंट वांट टू लुक इनटू द मैनेजमेंट, बट स्वप्निल सर लुक्स इनटू द मैनेजमेंट.
सर के पिताजी भी डायरेक्टर भी है और ओनर भी है, मतलब मेंबर भी है, बिकॉज ही इज लुकिंग इनटू द मैनेजमेंट ऑल्सो एंड ही हैज द शेयर्स ऑल्सो ऑफ एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड. ही इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स. कल जाके और पैसों की जरूरत है एसपीसी को, अगर और एक गुरुकुल खोलना है, हो सकता है पापा कहेंगे मेरी खेती की बहुत इनकम है, तू ले ले कंपनी. तो तब पापा कौन बन जाएंगे? क्रेडिटर भी बन जाएंगे. तो किसी लोन बैंक से लेने के बदले हम तो पापा से ही पैसा लेंगे ना. समझ रहे हो आप? क्योंकि हो सकता है पापा जो है कम इंटरेस्ट चार्ज करे कंपनी को. बैंकर्स तो धंधा करने बैठे हैं, बट पापा का ये कंपनी से इमोशन जुड़ा हुआ है, तुरंत लोन मिल जाएगा, वो भी मे बी कम इंटरेस्ट रेट पे. तो पापा माइट फाइनेंस एसपीसी टू ओपन वन मोर गुरुकुल. नहीं आई बात समझ में? तब पापा मैनेजर भी, ओनर भी और क्रेडिटर भी. यहां पे सैलोमन ने खुद ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की, उसकी जान है इस कंपनी में. वो ओनर तो है, डायरेक्टर भी है. अब उन्होंने पैसा दिया है, कंपनी को पैसा लेंड किया है, लेंड किया है. तो मतलब ही हैज ऑल्सो बिकम द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ही हैज ऑल्सो बिकम द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. और ऐसे करके कंपनी को कुछ 10,000 पाउंड्स की जरूरत थी, बिकॉज दिस इज अ ब्रिटिश केस लॉ. द फिगर्स आर इन पाउंड्स, उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ. ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझो, ये फिगर्स विगर्स इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो नाउ मिस्टर सैलोमन ऑल्सो सब्सक्राइब द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी 10,000 पाउंड्स के, जिससे कि अब वो कंपनी के क्रेडिटर भी बन गए. हाँ ठीक है, अब वो मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हैं, डायरेक्टर, ओनर एंड द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. अब देखो क्या हुआ फिर. कुछ समय तक कंपनी ने अपना बिजनेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फ्यू मंथ्स the company was closed because the company had filed for insolvency. Insolvency? दिवाला निकल गया, एसेट हो गई कम और लायबिलिटीज हो गई ज्यादा. ओके, और कोर्ट ने भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया, कह दिया द कंपनी विल नाउ हैव टू क्लोज ऑल इट्स अफेयर्स. कंपनी को वाइंड अप करना होगा. ठीक है, ये बेचारे मिस्टर सैलोमन देखो रो रहे हैं, आंसू देखो उनके. देखो और रो रहे हैं और रो रहे हैं. जो कंपनी को छोटे से बड़ा किया था, अब उसी का वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो चुका है. बट जब कंपनी वाइंड अप होती है तब क्या होता है आपको पता है? सेटलमेंट्स होते हैं. कैसे सेटलमेंट्स होते हैं? एसेट्स को बेचते हैं और क्या करते हैं? लाइबिलिटीज को रीपे करते हैं. वेरी गुड, होशियार हो आप लोग. तो अब देखो ना यहां पे क्या हुआ. जब कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर मिला और जब हमने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, सारी एसेट्स मिला के बस 6050 पाउंड्स और लाइबिलिटीज कुछ ऐसी थी, डिबेंचर्स 10,000 पाउंड्स और दूसरे क्रेडिटर्स थे 8,000. ऐसे कुछ सिचुएशन थी. अब बताओ, सपोज आप इस कंपनी के लिक्विडेटर हो. सपोज आप इस कंपनी के लिक्विडेटर हो, आप क्या करोगे? एसेट को बेच के किसको पैसा दोगे? बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब वो डिबेंचर होल्डर, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? ऑब्वियसली सिक्योर्ड क्रेडिटर को, बराबर ना. तो टेक्निकली ये एसेट को बेच के पैसा किसको जाना चाहिए? सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर को. और सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर और कोई नहीं, सैलोमन खुद थे. बट जैसे ही लिक्विडेटर ये एसेट को बेच के सैलोमन को पैसे दे रहा था ना, बाकी के क्रेडिटर्स आ गए. जैसे ही लिक्विडेटर एसेट को बेच के सैलोमन को पैसे देने की कोशिश कर रहा था, बाकी के क्रेडिटर्स आ गए और बाकी के क्रेडिटर्स ने कहा नो नो, ये पैसा सैलोमन को नहीं जाएगा. और पैसा ले लिया उन्होंने. कहा ये गलत है, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो. अपने बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, धंधा चला दिया. धंधा जब बंद करने का समय आया, सारे एसेट घर पे लेके जा रहे हो. धोखा हुआ है हमारे साथ.
ये पैसा हमारा है, आपका नहीं है। ऐसा करके ये सारे क्रेडिटर्स ने देखो पैसा झपट लिया और कह दिया कंपनी के एसेट पे अधिकार सैलमन का नहीं, हमारा है, हम ये पैसा लेंगे। तब सैलमन ने फिर केस फाइल किया और कहा जज साहब मेरे साथ गलत हो रहा है, ये पैसा इनका नहीं, ये पैसा मेरा है। ऐसे करके सैलमन फाइल्ड अ केस। अब आप बताओ, आप सपोज जज हो, ये कचहरी है, ये कोर्ट है, आप जज हो, एक साइड पे सैलमन है जो कह रहा है ये पैसा मेरा है, एक साइड पे ये दूसरे क्रेडिटर्स है जो कह रहे हैं ये पैसा हमारा है, इसने अपने बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करके हमको धोखा दिया है, पैसा हमें दो। अब आप बताओ, आप जज हो, आप क्या सैलमन के फेवर में डिसीजन लोगे या ये अदर क्रेडिटर्स के फेवर में डिसीजन? सैलमन। क्यों? ये सही था और कंपनी से अलग है, सेपरेट लीगल स्टेटस पढ़ा रहे ना मैम, इसलिए वो कंपनी से अलग है। अच्छा, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसको ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बट आप इनको कैसे काउंटर अटैक करोगे, इनको कैसे डिफेंड करोगे? ये जो दूसरे क्रेडिटर्स है ना, वो लोग कह रहे हैं कि सैलमन ने बीवी बच्चों से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और पैसा अपने अपने पास रख लिया, इनके पॉइंट को आप कैसे डिफेंड करोगे? आपने जो कहा है सही है, बोलो अभी, करो डिफेंड। किसने कहा था मुझे नहीं पता, यहां से कहीं कोई वॉइस की आवाज आई थी। देखो ये लोग क्या कह रहे हैं अनसिक्योर क्रेडिटर, कि सैलमन ने हमारे साथ गलत किया। वर्चुअल बच्चे आप लोग भी चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, आई विल रीड योर आंसर्स। वो कह रहे हैं कि बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और जब वाइंड अप करने का समय आया सारा पैसा अपने घर पे लेके जा रहा है, तो ये बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है। तो आप अगर सैलमन के लॉयर हो, इनकी बात को आप कैसे डिफेंड करोगे? कंपनी अलग होती है, किससे अलग होती है? उसके मेंबर्स, उसके डायरेक्टर्स और उसके क्रेडिटर्स के कंपैरिजन में। तो ये जो पैसा दिया जा रहा है सैलमन को, वो दिया जा रहा है एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। समझो, उसमें भी मेरे को आपको बताना है, आप ये पोजीशन देखो। सैलमन ने सिक्योर्ड जो डिबेंचर सब्सक्राइब किए है ना, वो 10,000 पाउंड्स के हैं। उसके भी बदले में उसको पूरे 10,000 नहीं मिल रहा है, उसके भी बदले में उसको जो मिल रहा है इट्स ओनली 6050 पाउंड्स। देखो आप गौर से। और एज अ मेंबर तो उसको शेयर कैपिटल का कुछ भी रिपेमेंट नहीं मिला है, शून्य, जीरो। वो तो उसका टोटल लॉस है, टोटल लॉस। अरे हो कि नहीं, बोलो मुझे। एज अ डिबेंचर होल्डर भी उसने लॉस सफर किया है, 10,000 के बदले में उसको 6050 ही मिल रहा है। एंड एज अ मेंबर तो उसने पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। वो अगर पैसे डिमांड भी कर रहा है, एज अ मेंबर पैसे डिमांड नहीं कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है पैसे एज अ क्रेडिटर। तो वो कंपनी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, वो बस अपना हक मांग रहा है। एंड सैलमन इज एनीवेज विच डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी एंड दस he is eligible to receive the amount। और यही डिसीजन कोर्ट का भी आया। आपकी स्क्रीन पे डिसीजन है, मैं चाहती हूं आप लोग सब एक आवाज में डिसीजन रीड करो। कम ऑन गाइस। द कोर्ट हेल्ड दैट सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड legal requirements. A company is a legal person distinct from its members and could not be regarded as an agent or trustee. Also, the company's asset in priority to unsecured creditors। तो प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड क्रेडिटर। और सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है? सैलमन।
तो सैलमन को ये जो पैसा मिल रहा है मेंबर की तरह नहीं मिल रहा है, एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ये पैसा मिल रहा है। तो सैलमन का डिमांड बिल्कुल भी गलत नहीं है। सैलमन अलग, कंपनी अलग। अ कंपनी हैज अ सेपरेट स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ। तो देखो दो आपके फीचर्स हो गए। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द members and directors, that is it is a separate legal entity। और कुछ कोई और कह रहे? वेरी गुड, सबसे इजी। कॉमन सील। देखो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल है बट पर्सन तो है ना। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हु हैज द पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? एनी टू पर्सन्स। ओके, these persons can be natural persons or even artificial persons। तो artificial persons also have the power to enter into contracts। artificial persons have the power to enter into contracts। तो क्या कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है? बट अब कंपनी के तो हाथ और पैर नहीं है आपके और मेरे जैसे जो साइन कर लेगी या अंगूठा लगवा देगी। तो अब ऐसे केस में कंपनी कैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑथेंटिकेट करती है? बाय अफिक्सिंग द कॉमन सील। बाय अफिक्सिंग द, सो कॉमन सील इज नथिंग बट इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ओके, और जहां कहीं पे भी कॉमन सील अफिक्स होता है माना जाएगा कंपनी ने उस डॉक्यूमेंट को किया है ऑथेंटिकेट। बट आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। आप चाहो तो कॉमन सील रखो, ना चाहो तो ना रखो। अगर कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर कॉमन सील नहीं भी है तो भी क्या ही बात है। हाँ, दो डायरेक्टर्स साइन करते हैं कंपनी के बिहाफ पे। कॉमन सील कभी देखा है आप लोगों ने? इट इज इंकलेस। हाँ, अ कॉमन सील इज नॉट अ स्टैंप। कॉमन सील स्टैंप नहीं होता है, इट्स समथिंग लाइक दैट। चेक इट आउट। देखो ऐसा, ऐसा कुछ होता है कॉमन सील। इसको जूम करते हैं, ये देखो ऐसा कुछ होता है कॉमन सील। और यहां पे ये स्पेस दिख रही है आपको, मेरा पॉइंटर दिख रहा है, वहां पे आप पेपर या डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हो और इसको आप प्रेस करते हो तो ऐसा इंप्रेशन आ जाता है, दैट्स द कॉमन सील। हाँ, काइंड ऑफ दिस इज, इट्स सिर्फ इंप्रेशन दिखता है। देखो यहां पे इंक नहीं है, इट्स नॉट अ स्टैंप। दिस कॉमन सील इज इंकलेस। सिर्फ महसूस कर सकते हो उसको आप, समझ रहे हो आप? इसको कहते हैं कॉमन सील। दिस कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। दिस कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एंड इफ यू डोंट हैव अ कॉमन सील, टू डायरेक्टर्स कैन साइन ऑन द डॉक्यूमेंट। तो माना जाएगा जैसे कि कंपनी ने खुद ने उस डॉक्यूमेंट को किया है साइन। ठीक है, अभी तक 3 फीचर्स हुए। बताओ कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल है? क्या कंपनी सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स? अच्छा, कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर। बट कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है या ऑप्शन है? अगर है तो फिर तो क्या बात है, ना है तो भी क्या ही बात है, 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं। और कुछ फीचर्स, वेरी गुड, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब क्या? कंटिन्यूअस। और सक्सेशन का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टेंस। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है।
इनफैक्ट जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहता है। किसी मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी से कंपनी का एग्जिस्टेंस पे इंपैक्ट नहीं आता। कल जाके मैं रिलायंस के शेयर्स बेच दूंगी, क्या रिलायंस बंद हो जाएगी? अरे बोलो ना। या मैंने इन्फोसिस के मेरे सारे शेयर्स बेच दिए, क्या इन्फोसिस बंद हो जाएगा? या से फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास एमआरएफ के 10,000 शेयर्स है, ये बंदे की डेथ हो गई, तो क्या एमआरएफ की भी डेथ हो जाएगी? कंपनी के एग्जिस्टेंस का कोई भी लेना देना नहीं होता है विद द मेंबर्स का एग्जिस्टेंस। ये जुड़ा हुआ है विद सेपरेट लीगल स्टेटस का पॉइंट, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है। कंपनी को लॉ ने बनाया है और लॉ अकेला इसको मिटा सकता है। कंपनी को किसने बनाया? लॉ ने, और लॉ अकेला इसको मिटा सकता है। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है ऑन द लाइफ ऑफ द कंपनी। इनफैक्ट एक्सट्रीम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सट्रीम। कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें 5 मेंबर है, पांचों भी मेंबर्स से महाबलेश्वर जा रहे थे एंड द कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ऑल ऑफ देम डाई, ऑल ऑफ द मेंबर्स डाई, तो क्या कंपनी भी मर जाएगी? कैसे? कंपनी तो मेंबरलेस हो गई ना। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और मेंबर्स की डेथ हुई है, कंपनी की डेथ नहीं हुई। और जैसे मेंबर की डेथ होती है ना, ट्रांसमिशन हो जाएगा शेयर्स का। पापा के शेयर्स बेटे के हो जाएंगे और अब बेटा कंपनी का मालिक बन जाएगा, तो कंपनी वैसे भी मेंबरलेस नहीं हुई है। एक्सट्रीम केस, वही तो कह रही हूं, सारे मेंबर्स की डेथ हो गई तो भी कंपनी की डेथ नहीं होगी, कंपनी अभी भी खड़ी है वहीं पे। उसको अगर मिटाना है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ही आप मिटा सकते हो, ऐसे आप नहीं मिटा सकते हो। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। और एक पॉइंट है जो आपने फाउंडेशन में किया है, LCL, क्या है? L इज फॉर व्हाट? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी। तो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। किसकी लायबिलिटी? कंपनी की नहीं कह रही हूं, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड? और कितने हद तक लिमिटेड होती है वो एक्चुअली डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ योर कंपनी। कभी कभी कंपनीज होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, कभी कभी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। हाँ, कुछ कंपनीज है जो अनलिमिटेड कंपनी, बट उसका भी फंडा अलग है, हम देखने वाले आगे। बट पते की बात यह है, लायबिलिटी कैसी होती है? घर का पैसा आपको डालने की जरूरत नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में अलग है, पार्टनरशिप में अगर कैपिटल कम पड़ रहा है, एसेट्स कम पड़ रहा है, घर का पैसा निकाल कर क्रेडिटर को देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द, कितने हद तक लिमिटेड होती है एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी। तो आगे जाके हम टाइप्स ऑफ कंपनीज देखने वाले हैं मंडे ट्यूसडे में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने हद तक लायबिलिटी होती है लिमिटेड। उसके अलावा और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो फाउंडेशन में नहीं थे, इंटर में है। वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। ओके, अगर पब्लिक कंपनी है तब तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। प्राइवेट कंपनी है तब भी शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अरे रिस्ट्रिक्शंस हो या ना हो, पते की बात तो यही है ना कि कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हाँ, कल जाके शर्मा जी के घर में शादी है बेटी की, कुछ पैसे चाहिए, तो शर्मा जी के अपने शेयर्स बेच के पैसे ले सकते हैं। से ये शेयर्स शर्मा अंकल के वर्मा अंकल ने ले लिए। हाँ, शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। आज मुझे लग रहा है चलो रिलायंस का अच्छा दाम मिल रहा है, 2700 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है, मैंने तो 2200 में खरीदा था, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है,
तो क्या मैं अपने शेयर्स बेच सकती हूँ? बोलो ना, मेरे शेयर्स बेचने पे क्या कंपनी पे इंपैक्ट होगा? इनफैक्ट रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी, तो रिलायंस जैसी कंपनीज के तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। रिलायंस जैसे कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, सो देयर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल, और प्राइवेट कंपनी है तो भी शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। हाँ है ना? देन देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन व्हाट? ओनरशिप, ये बिजली है, बिजली मतलब ये सेपरेट हुए, एंड मैनेजमेंट। बताओ, ओनर्स को हम क्या कहते हैं? मेंबर्स। और मैनेजमेंट में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? कौन डे टू डे अफेयर्स संभालता है? इनफैक्ट, और यहां पे मैं क्रॉस कर रही हूं, मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर इनटू द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो सिर्फ कंपनी को ओन करते हैं, मैनेज नहीं करते। सोचो, रिलायंस में तो करोड़ों मेंबर्स है, उनको अगर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व कर दिया, कंपनी आगे के बदले पीछे आना चालू हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स इज गोइंग टू स्पॉइल द फूड। तो मैनेजमेंट में हर कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आपको वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिनको धंधा करने आता है, उन्हीं को आपको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना होता है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्चुनेटली हमने मैनेजमेंट को सेपरेट रखा है फ्रॉम द ओनरशिप। हाँ है ना? एंड लास्टली इज शेयर कैपिटल। तो कंपनी का अगर आपको मालिक बनना है, आपको पता है आप क्या करते हो? पता है आपको क्या करते हो? आप शेयर्स खरीदते हो। जैसे कि रिसेंटली कितने सारे आईपीओज आए। कुछ साल पहले आपने देखा होगा, नाइका का आईपीओ आया, एलआईसी का आईपीओ आया, टाटा का आया रिसेंटली। तो अब ऐसे केस में आप क्या करते हो? आप पैसे देते हो और फिर आप शेयर्स लेते हो, और शेयर्स लेने के बाद क्या आप कंपनी के मालिक बन जाते हो? अरे हाँ या ना? अब ये जो शेयर्स है, ये किसी एक पर्सन के पास नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास मिलकर ये पैसा होता है। बहुत सारे लोगों के पास मिलकर ये पैसा होता है। जैसे कि कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं इन द शेयर मार्केट? कोई है यहां पे? अच्छा, मम्मी पापा तो करते होगे इन्वेस्ट। आप लोग अगर नहीं करते हो, मम्मी पापा में से कोई तो होगा ना जो इन्वेस्ट करता होगा शेयर्स में। हाँ, तो कौन से शेयर्स में उनके पास पैसा, कुछ आइडिया है? आईटीसी में है, और एचडीएफसी में, ओके, और टाटा में, रिलायंस। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी के शेयर्स है, आपके पास है, मतलब आपकी मम्मी के पास है, आपके पापा के पास है, आपके भाई के पास है, मेरे पास है, सर के पास है, हम सबके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स है। ठीक है, परसों के दिन ही एचडीएफसी के शेयर्स में काफ़ी फॉल था, ऑलमोस्ट 7% का फॉल था। ठीक है, तो हमने शेयर्स खरीद लिए, बोला ये मौके पे चौका कर लेते हैं, चलो शेयर्स में डाउनफॉल आया है, बट लॉन्ग टर्म में ये बैंक बहुत अच्छा करेगी, आज प्राइस में डाउनफॉल है, 7% का ड्रॉप है, ले लेते हैं ये शेयर्स। ले लिए हमने सब में शेयर्स। ठीक है, अब जब आप एचडीएफसी को देखते हो, उसका कैपिटल सिर्फ मेरे पास नहीं है, कुछ मेरे पास है, कुछ आपकी मम्मी के पास है, कुछ आपके पापा के पास है, कुछ आपके भाई के पास है, कुछ सर के पास है, सबका मिलाकर ये कैपिटल बना है। कैपिटल किसी एक का नहीं है, कैपिटल सबने कंट्रीब्यूट किया है इन द कंपनी, और इसीलिए इस कैपिटल को कहते हैं एज द शेयर कैपिटल। नाम में लिखा है शेयर कैपिटल। इट इज शेयर्ड बाय सो मेनी पर्सन्स, नॉट ओन्ड बाय वन पर्सन। ये नाम में भी लॉजिक है, शेयर कैपिटल। सपोज एचडीएफसी बैंक का कैपिटल 1000 करोड़ है, मैं कह रही हूं मैंने 25 लाख के शेयर्स एचडीएफसी में डाले, मैं कह सकती हूं आउट ऑफ दैट 1000 करोड़ आई शेयर
25 लाख से इसकी मम्मा ने 5 लाख डाले हैं, तो उसकी मम्मा कह सकती है आउट ऑफ दिस 1000 करोड़ शी शेयर्स 5 लाख। इसके पापा बहुत बड़े इंसान हैं, 5 करोड़ का कैपिटल है, तो वो कहेंगे आउट ऑफ दिस 1000 करोड़ माई शेयर इज 5 करोड़। ये कैपिटल इज नॉट ओन्ड बाय 1 पर्सन, इट इज शेयर्ड बाय मेनी पर्सन्स, इसलिए ये कैपिटल आ जाता है शेयर कैपिटल। ये कैपिटल को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल, विच इज शेयर्ड बाय मेनी पीपल। कुछ हजार, कुछ लाख, कभी करोड़ लोग भी होते हैं कुछ कुछ कंपनी के मेंबर्स जो ओन करते हैं। मे बी कुछ लोग 1, 10, 15, 20, 50 शेयर्स भी ओन करते हैं, बट दिस कैपिटल इज शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इसलिए इस कैपिटल को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। देखो आईपीओ के लिए भी जब आती है कंपनीज, क्या करती है कंपनीज? कहती है 10 रुपये दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपये दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपये दो, कंपनी के मालिक बन जाओ। ऐसे करके थोड़ा 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 पैसा आप बहुत सारे लोगों से लेते हो, और ये बहुत सारे लोग बन जाते हैं कंपनी के मालिक। आप लोगों ने गुरु मूवी देखी है? गुरु मूवी, उसमें देखो ये सीन है, देखो तो 1 मिनट का सीन है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, फिर समरी करके खत्म करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये गुरुकांत देसाई है, अभिषेक बच्चन अपने घर में एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस अभी तक बहुत अच्छा चलता आया है, एंड नाउ ही वांट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री। जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी उनके लिए थोड़ी समरी, बट फैक्ट्री के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, उनके पास तो है नहीं बहुत सारा पैसा, तो वो क्या करते हैं? जनता के पास जाता है और जनता को बोलते हैं 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ। ऐसे करके 10 10 10 रुपए बहुत सारे लोग दे रहे हैं और कंपनी के मालिक बन जा रहे हैं। तो कैपिटल एक बंदे का नहीं है, सिर्फ गुरु का नहीं है, ये कैपिटल इज शेयर्ड बाय सो मेनी ओनर्स, क्योंकि कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने के बाद आप कंपनी के कौन बन जाते हो? ओनर्स बन जाते हो। देखो ये सीन। नाही मला नको ते एक ही सांस में घड़ा अरे क्या आप भी नहीं पिएगा, बीवी डांटेगी इसकी। अरे बीवियां तो सब आवाज की बढ़ा डांट- सकता है क्या इसकी? थोड़ा पी लो, कम सुनाई देगा। हाँ, देर के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ सुनो। अरे छोड़ो ना यार। का भी कुछ ऐसा था, मैंने ट्रायल बैलेंस निकाला, मैंने ट्रायल बैलेंस निकाला, पिछले 6 महीने का मुनाफा 3 गुना हो गया है, 300%। 300% प्रॉफिट। मुनाफा मतलब प्रॉफिट। 6 महीने का जो प्रॉफिट है पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना हो चुका है। और किला सिल्क का भाव छप्पर फाड़ कर गया। लेकिन खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज तक शक्ति परिवार ने 18 घंटे काम किया है, आज के बाद हम 25 घंटे काम करेंगे। पूछो क्यों? क्यों क्यों पूछो? हाँ, क्योंकि आज के बाद शक्ति परिवार से ट्रेडिंग नहीं करेगी, केला सिल्क बनाएंगे हम, फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं हम। अंग्रेजी मशीन से अंग्रेजी नाम का केला सिल्क निकालेंगे, पॉलिएस्टर। गुरु गाड़ी खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं तू फैक्ट्री बनाने के सपने देख ले। जब तक सपने नहीं देखेगा तो इधर गांव में जड़ा रहेगा तू। और जमीन भी देख ली है जिग्नेश भाई, आपके गांव के बिल्कुल पास, 25 एकड़। संभल के चल, संभल के, इतनी जल्दी मत कर। अरे चलना कौन चाहता है, मैं तो दौड़ना चाहता हूँ और तुझे गोद में लेके दौड़ रहा हूँ। हिलना मत, गिर जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? अब वो पूछ रहा है पैसे कहां से लाओगे? फैक्ट्री सेटअप करनी ना, इट्स नॉट अ जोक। इतनी जमीन, प्लांट एंड मशीनरी, लोग, कितना खर्चा लगेगा, पैसा कहां से लाएगा तू? अब सुनो, है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी, हम जनता के पास जाएंगे और फैक्ट्री खोलेंगे। सुनो, 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू, फैक्ट्री कमाएगी ना तो हम भी कमाएंगे। सुना आपने? हम जनता के पास जाएंगे और जनता को बोलेंगे 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू जो ये कंपनीज कर रही है, LIC, नायका, टाटा, ये सब क्या कर रहे हैं? यही तो सारा काम कर रहे हैं। अरे हाँ है ना? तो ये कैपिटल एक बंदा नहीं,
बहुत सारे लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं और इसीलिए इस कैपिटल को कहते हैं एज शेयर कैपिटल। तो ऐसे करके हमारी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सारे फीचर्स होते हैं। तो अगर आपको पूछता है कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो आप यहां पे बोलोगे टॉप क्लास। कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? पब्लिक कंपनी, क्या पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? अरे बोलो ना। प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ओ इज फॉर व्हाट? ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन। ओनर कौन रहता है? मेंबर्स। और मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स। वेरी गुड। फिर पी, टॉप का पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस कैसा होता है? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है। सी इज फॉर कॉमन सील। बट आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शन? अगर है तो फिर तो क्या बात है, ना है तो भी क्या ही बात है, दो डायरेक्टर्स साइन कर लेंगे। एल इज फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी। ए इज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसे? फिक्टिशियस पर्सन है या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ। फिर पी, एस इज फॉर शेयर कैपिटल एंड एस इज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ या ना बच्चों? एक काम करो, नोटबुक्स बन गई आप लोगों की? हाँ। तो पहले तो एक मिनट आप लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी। आज की समरी लिख लेते, तो फिर अगर कोई आपको पूछे कि आज हमने क्लास में क्या किया, तो आप ये दिखा सकते हो। आज क्लास में कंपनी की डेफिनेशन देखी एक्ट के हिसाब से, और उसी को समझने के लिए फीचर्स देखे। हाँ, तो लिखो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी, और फिर ऐसा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आप लिख सकते हो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। Company means a company incorporated under this act. This act means which act? Companies Act 2013। और आगे लिखा है और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ऐसा कुछ लिखा है, दिख रहा है ना आपको? तो इससे ये तो समझ में आ जाता है कि 2013 के भी पहले कंपनी से रिलेटेड कुछ लॉ रहा है। आपको पता है कंपनीज एक्ट 1956 is an act which was prior to the 2013 act। अच्छा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, एक मिनट। हाँ, एक ही मिनट बेटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बताओ मुझे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कब फाउंड हुआ था? विच ईयर? 1958। आप बताओ, इफ इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1958, आप ही बताओ मुझे, वॉज इट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013? विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 1956। और एक एग्जाम्पल मेरे को आपको बताना है, स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, अर्लियर इट वॉज एन LLP, but Swapnil Patni Classes Private Limited was incorporated in the year 2020। रियल केस है, 2020 में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके पहले वी वर वर्किंग एज एन LLP। SPC Private Limited was incorporated in the year 2020। कौन सी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई होगी? कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो, मैंने दोनों के भी एग्जाम्पल दिए, एकदम अच्छे से समझ के हम लोग करने वाले हैं। अब कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब 2013 एक्ट। मतलब क्या? SPC प्राइवेट लिमिटेड
इज अ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। और अगर हम कंपनी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, क्या हमें कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? 470 सेक्शन क्या एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड को एप्लीकेबल हो जाएंगे? बट लिखा है वो तो कंपनीज है ही जो 2013 के एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, बट उनको भी हम कंपनी मानेंगे जो इनकॉर्पोरेट हुए हैं अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड was incorporated under the 1956 एक्ट। आज 1956 एक्ट नहीं है, आज 1956 एक्ट नहीं है, बट फिर भी क्या रिलायंस को हमने कंपनी कंसिडर किया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013? और अगर हमने रिलायंस को कंपनी कंसिडर किया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, आप लोग ही बताओ क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? रिलायंस ये नहीं कह सकती है हम तो 1956 एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए थे, वो एक्ट तो अभी हट गई है तो हमारे ऊपर कोई कानून एप्लीकेबल नहीं है। क्या रिलायंस ऐसा कह सकती है? डेफिनेशन ने क्लियरली कहा है कि आप भी कंपनी हो, और अगर आप भी कंपनी हो आपको ये वाला कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, हाँ या ना? तो आपने लिखा कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आप क्या कर सकते हो, वहीं पे ना छोटे अक्षरों में लिख सकते हो अंडर दिस एक्ट। एग्जाम्पल, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एग्जाम्पल एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड is incorporated under Companies Act 2013. SPC Private Limited is incorporated under Companies Act 2013. किसकी आवाज आ रही है? और जहां लिखा ना अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, वहां पे लिखो एग्जाम्पल RIL, RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। हेमंत, ये आवाज, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। वो लिख लिया। अब नीचे लिखो ना एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए, बोथ कंपनीज, बोथ मतलब कौन सी? एसपीसी और रिलायंस विल हैव टू फॉलो वर्चुअल किट्स, प्लीज राइट डाउन, बोथ कंपनीज will have to follow the Companies Act 2013, will have to follow the Companies Act 2013. ठीक है, अब फिर उसके नीचे आप फीचर्स लिख लो। हाँ, कब? साथ साथ में लिख लिया था क्या? जिन्होंने नहीं लिखा है 1 मिनट का समय दो, आप लिख सकते हो फीचर्स। ऑफ अ कंपनी। Top class. T is for what? Transferability of shares. Come on guys. O is for ownership. Alag. Management. Alag. P is for
perpetual succession. C is for common seal. L is for A is for and S for share capital, S for separate legal entity. Yes or no guys? चलो आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much. Sunday, that is tomorrow, would be a holiday. You can relax, chill, do whatever you want to. We will meet on Monday. Okay? Bye bye. Bye bye, virtual kids. I hope you all have written it down. If not, you all can pause the lecture and write it down. Bye.